हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं ताकि आप बाद में कुछ ना कहें। देखिए, हम भी क्या है, एक इंसान हैं और क्या है, हम जो ये क्वेश्चन लेके आते हैं वो सिर्फ गेस करते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर हमने बनाया हो और जो क्वेश्चन हम इसमें डालें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाएं। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को न देखिए, इसलिए कि मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है या ना तो मेरा कोई लिंक है कि जो मैं क्वेश्चन दूं वो वहाँ पे आ जाए। ये इस बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आगे कहते हैं सर आप ऐसे क्वेश्चन दीजिए जो 100% आ जाएं। तो भाई मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ना ऐसी कोई पावर है, ना जादू है, ना कुछ है जो मैं आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बता सकूं। अगर आपको ऐसे की तलाश है तो आप कहीं और चले जाइए। हाँ, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसके अंदर मैं तकरीबन आधा सिलेबस आपका कवर कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज के अंदर। समझ रहे हैं? एक चीज़ और, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि एग्जाम टाइम में आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है और डिटेल 2-3 वीडियोस में पढ़ाया भी नहीं जा सकता। जो कि 30-40 वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं 2-3 वीडियोस में नहीं कर सकता कवर। इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स को मैं छोड़ दूंगा। तो बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया और ये आपने नहीं पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड मेरी कुछ तेज़ रहेगी, इसलिए उसमें हो सकता है कुछ मेरे वर्ड्स भी कट जाएं, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूं। अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे की वीडियोस हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे 39 पेजेस हैं और ये सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लॉन्ग्स वाले हैं। जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स के हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस। एक चीज़ और कह दूं, मैं सारी जगहों पे अब जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश को पढ़ता हूं फिर उसको ट्रांसलेट करता हूं, इस तरीके से नहीं होगा। अब समझ रहे हैं? क्योंकि जल्दी करना है तो टाइम इसी तरीके से बचाना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, यानी दो चीजों का घोल है, पानी है उसके अंदर और उसके अंदर हमने कोई पाउडर मिक्स किया है। समझ रहे हैं? या ऐसा हो सकता है कि हमने कोई दवा का एक्सट्रैक्शन किया, किसी दवा से उसका जूस निकाल लिया, ठीक है ना। मान लीजिए एलोवेरा है, उसका जूस निकाला, या तुलसी का पत्ता उसका जूस निकाला। तब उसमें कुछ क्या कहते हैं, छोटे छोटे से उसकी पत्तियां भी रहती है, कुछ कड़्स रहते हैं, उसको छान के अलग कर देते हैं और क्या है, जो हमको प्योर पानी मिल जाता है उनको फिल्ट्रेट मिलता है। समझा? तो ये फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड्स को, ठीक है ना, हम लोग अलग करते हैं। वो सॉलिड के क्या है, अलग अलग साइज हो सकते हैं। अब जैसा आप फिल्टर मीडिया यूज करते हैं उसी के हिसाब से आप सॉलिड को अलग करते हैं। फिल्टर मीडिया वो चीज होती है जो सॉलिड को क्या है, छान लेती है अपने ऊपर। जैसे छलनी होती है, चलनी होती है आटा छानने के लिए, तो अब उसके सुराख जिस हिसाब से होंगे उसी साइज के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, बाकी उससे बड़े पार्टिकल ऊपर ऊपर रुक जाते हैं। यही सिस्टम यहाँ पे होता है। आप क्या कहते हैं, जो छलनी होता है उससे आप क्या करते हैं, ज्यादातर सॉलिड चीजों को क्या है, मतलब छानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आटा है, उसमें से आप चोकर को निकाल लेते हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जो लिक्विड से हम लोग क्या है, सॉलिड को निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है स्लरी, तो जो मटेरियल है जिसमें से हमको सॉलिड को निकालना है उसको बोलते हैं स्लरी बोलते हैं। एक फनल होता है, फनल मतलब जिसके अंदर हम लोग चीजों को डालते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फनल है। तो यहाँ पे फिल्टर मीडिया लगा देते हैं, फिल्टर मेम्ब्रेन या को भी है, और इसके अंदर अपना मटेरियल रख देते हैं। तो ये होता है हमारा फनल, ठीक है ना। तो ये हमारा फनल हो गया। उसके बाद होता है फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम लगा दिया हमने। फिल्टर केक, अब इसको जब हम छानते हैं तो इस पर कुछ चीजें जमती रहती है, जो सॉलिड पार्टिकल है इस पर जमती रहती है, उसको बोलते हैं फिल्टर केक, ठीक है ना। और जो हमारा निकल के यहाँ पे आता है, जो हम जिसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो हमको चाहिए, वो होता है हमारा फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं लेकिन सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। तो थ्योरी में क्या है, द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इनकम्पास सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, कुछ मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है, पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्या होता है, जो भी हम लोग फिल्टर मेम्ब्रेन ले रहे हैं तो उसका जो पोर साइज है वो डिपेंड करता है कि आप जो फिल्ट्रेशन कर रहे हो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, कितना फिल्ट्रेशन होगा, कैसा फिल्ट्रेशन होगा। तो वो पोरस मीडियम आपको क्या है, ये डिसाइड करके देता है। समझ रहे हैं ना। द मीडियम्स पोरोसिटी एंड पोर साइज डिटरमाइन द पार्टिकल दैट कैन पास थ्रू देम, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसमें लगाया जो ये अपना क्या कहते हैं फिल्टर मेम्ब्रेन या जो भी है, तो उसी के अंदर पोर साइज होगा। तो उसका जो पोर साइज है वो वही ये डिसाइड करता है कि किस साइज के पार्टिकल्स को हमको ऊपर छान के रखना है और किस साइज के पार्टिकल्स नीचे जा सकते हैं फिल्ट्रेट के अंदर।
दूसरा जो इसमें मतलब क्या कहते हैं फंडामेंटल एक मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल को ध्यान रखा जाता है वो है पार्टिकल साइज टू बी सेपरेटेड। किस साइज के पार्टिकल्स को आप अलग करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्या है इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो एक क्या कहते हैं इतना बड़ा है, तो किस साइज के पार्टिकल्स तक को आप क्या अलग करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इन दोनों साइज के पार्टिकल्स अलग हो जाएं, ये चला जाए, तो ये भी क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं ध्यान में रखा जाता है। अब इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे फिल्टर मीडिया लगाएंगे, फिल्टर मेम्ब्रेन लगाएंगे, सेंटर फिल्टर लगाएंगे, जो भी चीजें हैं। तीसरी चीज जो इसमें आती है जो प्रिंसिपल है वो ड्राइविंग फोर्स, यानी जब हम क्या कहते हैं अपने इसमें सॉरी ये मान लीजिए हमारा ये है क्या कहते हैं जो हमारा ये फनल है, तो इसके अंदर से हम लोग डाल रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, यानी ये कि फिल्ट्रेशन हमने क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं जो स्लरी है जो मटेरियल उसको डाला वो नीचे आ ही नहीं रहा है, तो फिल्टर कहाँ पे होगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या है मतलब एक फोर्स होता है जो उसको नीचे की तरफ धकेलता है या खींचता है, उसी को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अगर ये फोर्स ना हो तो फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इसमें ग्रेविटी फोर्स भी आ जाती है, ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हैं वो भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी यानी कोई चीज़ ऊपर से तेजी से गिरा रहा है उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी तरीके की एनर्जी इसके अंदर पैदा हो रही है जो खींच रही है उसको नीचे की तरफ या ढकेल रही है नीचे की तरफ, तो वो हो जाता है आपका ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। आप ऐसे ही पॉइंट बना के पॉइंट बनाइए, बाकी कुछ भी भरते रहिए एग्जाम में, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप की क्या है ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। क्या वैक्यूम फिल्ट्रेशन, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे जो हमारा जहां पे हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यहां से इसके अंदर से एयर खींच लिया। अब क्या है जब इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये तेजी से चीज़ें नीचे आएंगी, यानी फिल्ट्रेशन का रेट हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम इसमें क्या करते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कलेक्ट कर रहे हैं अपना मटेरियल फिल्ट्रेट, अगर उसके अंदर हम क्या करें वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम मतलब वहां से एयर को निकाल दें, वहां का एयर प्रेशर कम हो जाए तब। दूसरा होता है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, यानी ग्रेविटी के फोर्स पे जो नॉर्मली चलता है, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो चीज़ों को नीचे खींचती है, तो इसका मतलब रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, एक ऐसी मशीन आती है जिसमें ऐसा मतलब बना दिया जाता है कि जिस अगर आपको देखना है सारी डिटेल मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो उसको उस मशीन के अंदर क्या है ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, मान लीजिए हमने स्लरी को रख दिया और ऐसा सिस्टम बना रहता है कि ऊपर से प्रेशर देते हैं तो चीज़ें क्या है तेज़ी से छन छन के नीचे जाती हैं, फिल्ट्रेशन हमको फिल्ट्रेशन का रेट क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा जो इसमें है वो है रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं तो कितना रेजिस्टेंस कितना रुकावट उसको झेलनी पड़ रही है, समझ रहे हैं ना। कोई भी पानी पाइप के अंदर बहता है तो एक रेजिस्टेंस होता है, पानी नहर के अंदर बहता है तो एक उसमें रुकावट होती है, जैसे तो जिधर से भी जो भी रुकावटें हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अब इसमें क्या है ऐसा नहीं कि डालेंगे तुरंत सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, बल्कि धीरे धीरे आएंगी क्योंकि उसका साइज भी होगा, ठीक है ना। ये जैसे हमारा छोटा साइज है या क्या कहते हैं जो फिल्टर मेम्ब्रेन लगा हुआ है वो भी तो रोकेगा, तो वो सारी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कितना है, तो वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा फिल्ट्रेशन रेट उतना ही क्या होगा बढ़ जाएगा। और पांचवी चीज़ जो हम लोग ध्यान में देते हैं वो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, यानी किस स्पीड से क्या हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि 1 आवर में कितना लीटर हो गया, समझ रहे हैं, या 1 मिनट में कितना लीटर हो रहा है, एक क्या कहते हैं 2 घंटे में 1 दिन में कितना लीटर हो रहा है, टाइम के साथ में उसको हम लोग देखते हैं, तो वो होता है हमारा क्या कहते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब वो कैसे निकालते हैं तो कितना ड्राइविंग फोर्स है कितना रेजिस्टेंस है, अगर उन दोनों को मतलब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका रेट निकल के आ जाएगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब कुछ क्या कहते हैं थ्योरीज हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो इसको पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्या करती हैं मतलब एक्सप्लेन करती हैं। तो उसमें एक डार्सी इक्वेशन आता है, इसके डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आप ये नाम याद कर लीजिए। दूसरा पोइजले इक्वेशन है और तीसरा है कोनेजिक करमान, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इसको याद वाद करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर याद है पहले से ठीक है, वरना तो फिर ये नाम याद कर लीजिए बस, ठीक है ना। बता दीजिए कि ये जो क्या कहते हैं तीनों इक्वेशंस हैं इनकी ये एक्सप्लेन करते हैं पूरे थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को। अब एक फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट यानी कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसके लिए यूज़ होती हैं, तो आपके सिलेबस में दे रखा है मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है ना। मेम्ब्रेन फिल्टर होता है और एक होता है सिंटर्ड फिल्टर। ये जो आप देख रहे हैं डिस्क ये शीशे का बनाया जाता है, और भी मटेरियल्स हैं इसकी पूरी डिटेल है। तो उनको क्या है शीशे को थोड़ा सा मतलब गर्म किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के छोटे पार्टिकल्स, उसको गर्म किया जाता है मतलब एक लिमिटेड टेम्परेचर तक, फिर उसके बाद वो क्या एक तरीके से चिपक जाते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, उसकी डिस्क बना लिया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये है वो सिंटर्ड फिल्टर, इसके बारे में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो ये जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है ये देख लीजिए, इसको बना दीजिएगा और थोड़ा बहुत जो मैंने बताया आपको वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा और भी क्या है मतलब फिल्ट्रेशन हो सकता है, जैसे कि कॉटन के जरिए से होता है, नायलॉन की क्या कहते हैं कपड़ा आता है एक
समझ रहे हैं, मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह उसके जरिए से भी होता है। आपने देखा हो घरों के अंदर क्या कहते हैं, कपड़ों से क्या है छान लेते हैं तो भी एक तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, समझ रहे हैं ना। चाय की छन्नी से आप चाय को छानते हैं तो वो भी एक तरीके का क्या है, फिल्ट्रेशन ही है। चाय की छन्नी से चाय को छानते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का फिल्ट्रेशन होता है। और जब देखते हैं ज़्यादा चाय की पत्ती ज़्यादा जम जाती है तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, यानी चाय नीचे कम जाती है, थोड़ी थोड़ी जाती है। और दूसरी वजह ये भी होती है कि जहाँ से आप गिरा रहे थे वहाँ पे भी क्या है, उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो उसका जो फोर्स है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन पे क्या मतलब क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, तो दे आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। जो कोर्स पार्टिकल्स हैं या फाइन पार्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए, जैसा भी आपको निकालना है सॉलिड पार्टिकल्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन का एक मतलब यूज ये भी होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें से निकालने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं या क्या कहते हैं ऑप्थेल्मिक, जो आंखों में लगाए जो प्रोडक्ट होते हैं, आंखों में डालने के लिए ड्रॉप्स आते हैं या इंजेक्शन जो वगैरह लगते हैं उसको बोलते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन फिल्ट्रेशन भी किया जाता है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, 4 लगा लीजिए। दे आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रिपरेशंस। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। एंड विच डिवाइसेज आर यूज फॉर साइज सेपरेशन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, डिफरेंट पार्टिकल साइज के क्या है, पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल साइज आपका जिसका क्या कहते हैं, जो मतलब जो साइज है वो है 10 नैनोमीटर, ठीक है, और दूसरा जो है उसका 20 नैनोमीटर है। समझ में आ रही बात। तो अब ये क्या है, मान लीजिए एक पाउडर आपके पास, उसमें से क्या है आपके पास 50 पार्टिकल्स 10 के माइक्रोमीटर के हैं और 50 जो हैं वो क्या है 20 के हैं। तो आप दोनों को क्या है अलग अलग कर लेते हैं, 10 वालों को अलग कर लिया, 20 वालों को अलग कर लिया, तो ये होता है साइज सेपरेशन। ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं दालचीनी को बोलते हैं सिनामोन, तो उसका आपने बार के लिया, उसका पाउडर बनाया। तो अब ऐसा नहीं है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका साइज सेम होगा, कोई छोटा भी होता है कोई बड़ा भी होता है। तो अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, साइज सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। वो छलनी के जरिए से हो जाता है, सीव शेकर आते हैं, बहुत सारी सीव्स आती हैं, ठीक है ना। उसको चलनी को क्या बोलते हैं, सीव्स बोलते हैं। लेकिन एक जरूरत और आती है हमारी कि कोई पार्टिकल्स हैं जो हमारे क्या कहते हैं लिक्विड के अंदर है या गैस के अंदर है। कुछ क्या सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के अंदर हैं या गैस के अंदर हैं, आता है उसके लिए आता है साइक्लोन सेपरेटर, जो लिक्विड से या क्या कहते हैं गैस के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल देता है, वो होता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। अपने यहाँ पढ़ा ना साइक्लोन सेपरेटर। तो साइज सेपरेशन आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कोई भी पाउडर है तो उसके अंदर से अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर देते हैं, तो वो होता है हमारा साइज सेपरेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। इसका करने का फायदा ये कि एक तो हमको क्या है, इस सेम साइज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम साइज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। साइज सेपरेशन इज अप्लाइड टू ऑब्टेन ए मोनो डिस्पर्स पाउडर, यानी सेम, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो एक जैसे पाउडर के हमको मिल जाएंगे। ठीक है ना, एक जैसे साइज के पार्टिकल्स हमको क्या है मिल जाएंगे। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसके फायदे क्या हैं वो समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं, टू क्लासीफाई द डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल। अब उसको हम अच्छे से क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आईपी के अकॉर्डिंग पाउडर की पूरी क्लासिफिकेशन है, समझ रहे, कुछ इसमें कोर्स पाउडर है, कुछ मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, कुछ फाइन पाउडर है, मॉडरेटली फाइन पाउडर है, फाइन पाउडर है, सुपर फाइन पाउडर है, माइक्रो फाइन पाउडर है। तो अलग अलग टाइप के पाउडर्स हैं, तो वो कैसे होंगे और क्या है, वो अलग अलग जरूरत के हिसाब से यूज भी होते हैं। तो उसको कैसे किया जाता है, साइज सेपरेशन के जरिए से उनको अलग किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर। उससे क्या होता है, जब हम कई पाउडर्स को एक साथ मिलाते हैं, दवा बनाते हैं, तो कई सारे पाउडर्स को, कई सारे मटेरियल्स को एक साथ मिलाना रहता है। तो मिक्सिंग में क्या है, उससे फायदा होता है जब सारे साइज के पार्टिकल के साइज सेम हो। ठीक है ना। ऐसे क्या है, टू इम्प्रूव दी सोलिबिलिटी, इससे क्या है सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि हम उसको पानी के अंदर घोल रहे हैं या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उसको घोल रहे हैं, तो क्या है वो आराम से घुल जाते हैं। अगर कुछ बड़े होंगे छोटे होंगे तो जिस तरीके से सोल्यूबल होना चाहिए उस तरीके से नहीं होंगे, और इससे क्या उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी ये कि जिस फॉर्म में हमने उसको बनाया तो उसी फॉर्म में वो क्या तो बने रहते हैं। और क्या है, टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म एफिकेसी ऑफ यूनिक डोजेस फॉर्म। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमने उससे मान लीजिए उस पाउडर को क्या है मिक्स कर लिया, उसके क्या छोटी छोटी हमने गोलियां बना ली, तो अब उसमें अगर पार्टिकल साइज की कोई छोटे होंगे कोई बड़े होंगे, तो उसके अंदर जो दवा का इफेक्ट आता है वो सेम नहीं होगा।
समझ रहे हैं। और होना क्या चाहिए, हमने अगर 10 गोलियां बनाई हैं तो सबका क्या है इफेक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन जब उसमें पार्टिकल साइज छोटे बड़े होंगे तो सबका इफेक्ट सेम नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक फायदा ये भी होता है कि इससे हमको क्या है यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है एफिकेसी के अंदर या उसके क्या कहते हैं इफेक्ट के अंदर। और क्या है टू ऑब्टेन डिजायर्ड एफिकेसी ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, ये छोटा क्वेश्चन है, ये शायद इधर बाय मिस्टेक आ गया है। तो क्या कहते हैं इसकी पूरी क्लासिफिकेशन है और पूरा डिटेल भी है इसका मैंने बताया, लेकिन अभी मैंने आपको नाम बता दिए ना कई सारे कि कौन कौन से क्या है पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, मैंने बताया आपको नाम। तो ये अगले क्या कहते हैं जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर इसमें उसमें ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें क्या है साइक्लोन सेपरेटर जो यूज होता है साइज सेपरेशन के लिए, उसके अलावा सीव्स भी यूज होती हैं, क्या छलनियाँ या जिसको आप सीव्स बोलते हैं चलनियाँ, वो भी यूज होती हैं किसके लिए, साइज सेपरेशन के लिए। दूसरा ये डिवाइस दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना है। तो इसमें मैं इस चीज पे आगे सीधे बता देता हूं आपको। तो ये क्या है इसका टेंजेंशियल इनलेट डक्ट, क्या है टेंजेंशियल इनलेट डक्ट्स, यहाँ से चीज़ों को हम अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं, फिर इसके अंदर एक सिस्टम होता है जो इसको पूरा घुमाता है ऐसे, ये देख रहा है ना, इसको क्या कर रहा है घुमा दे रहा है, मूवमेंट करवा रहा है इसको। तो ये जो ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है इस मूवमेंट की वजह से इसके अंदर एक फोर्स पैदा होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये यहाँ पे है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है इसके अंदर, ठीक है। जब आपने बाल्टी के अंदर पानी रख के घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक मूवमेंट आ जाता है और एक फोर्स पैदा हो जाता है, बीच में जगह खाली हो जाती है। तो जब इसको घुमाते हैं तो उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या टकरा टकरा के इधर आ जाते हैं, इस दीवार में लड़ेंगे। इसकी जो ये वॉल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे है, ये आके इसमें लड़ेगा, इधर लड़ेगा, इधर लड़ेगा, और फिर जब लड़ते हैं तो फिर ये इधर आ जाते हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं। यहाँ से हम उसको क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सॉलिड आउटलेट। और जो हमारा लिक्विड है या गैस है, तो ये क्या है उसको सिस्टम ऐसा रहता है कि इसको ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, ऊपर चढ़ता है, और यहाँ से उसको क्या हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा गैस है तो वो भी बाहर निकल जाता है, और क्या वहाँ से अगर लिक्विड है तो वो भी हमारा क्या होता है बाहर निकल जाता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी जैसे कि मान ली कोई बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ से धुआं निकल रहा है बहुत गंदा, तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। तो एयर को क्या है उसके अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको क्या है सेपरेट कर लिया जाता है। ऐसे ही जो पानी निकलता है गंदा, तो उसके अंदर से क्या है सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, और उसके अलावा क्या है दवा वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। और बाकी चीज़ों में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। ये इसका आप एक कौन लिख देंगे या एक क्या लिख देंगे शेल लिख देंगे, ठीक है ना, इसका या कंटेनर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद इसमें टेंजेंशियल इनलेट याद करना है, सॉलिड आउटलेट यहाँ से निकल जाता है, दीवारों में इसको क्या टकराती हैं इसके सॉलिड से थ्रू आउट। ये जो क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करता है थ्रू आउट करता है, इधर फेंकता 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 है, समझ रहे हैं ना। जो दीवारों में टकराते हैं फिर नीचे आते हैं, और क्या हमारा जो लिक्विड है या जो गैस है वो बाहर निकल जाता है इधर से। अब इसका कंस्ट्रक्शन पूछता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, समझ रहे हैं ना। जितनी भी डिवाइसेज हैं उनका प्रिंसिपल देख लीजिए अगर है तो इसमें दो प्रिंसिपल दे रखे हैं। मेन क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, दूसरा होता है इनर्टिया जिसको बोलते हैं मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होता है। तो ये कोई क्या कहते हैं कोई प्रिंसिपल नहीं है, असल प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या है सिलेंडर, ये जो है ना आपको दिख रहा है ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इसको कौन भी कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा कौन हो जाएगा इसका, या इसका आप कंटेनर कह सकते हैं, इसका शेल कह सकते हैं। तो ये एक सेल होता है और इसको क्या है एक बेस के साथ में जोड़ा रहता है, यानी इस पर पकड़ के यहाँ से इधर ऐसे लगा रखा है, जिसने इसको पकड़ रखा है पूरे अच्छे से बैठा रखा है ताकि इधर उधर भागे ना ये। दूसरा इसमें क्या होता है इनलेट ट्यूब होते हैं, ठीक है ना। टेंजेंशियल इनलेट हो गया जिससे हम चीज़ों को मटेरियल को अंदर डालते हैं। आउटलेट होता है, ठीक है ना, आउटलेट जहाँ से क्या है चीज़ें बाहर निकलेंगी। अब आउटलेट में क्या होगा, एक हमारा सॉलिड वाला होगा, एक लिक्विड वाला होगा। तो ये जो आउटलेट है, तो ये जो आउटलेट ट्यूब है इसको वर्टेक्स फाइंडर भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो क्या कहते हैं हमारा जो मतलब लिक्विड है या गैस है वो ऊपर के रास्ते से निकल जाता है। एक नीचे होता है हमारा डस्ट कलेक्शन कंटेनर, तो जो नीचे की तरफ क्या कहते हैं आउटलेट है, वहाँ से क्या होता है हमारा डस्ट जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और एक क्या होता है सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी जो पूरे को क्या है सपोर्ट देता है, उसको पकड़ के रखता है।
इसका वर्किंग क्या है, तो क्या कहते हैं एंट्री ऑफ मटेरियल। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो इसका होपर है या होपर को हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंशियल इनलेट भी बोलते हैं, तो जहाँ से चीज़ों को हम लोगों ने अंदर डाला, ठीक है, अंदर गई चीज़ वहाँ पे, फिर उसके बाद वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सर्कुलर और रोटेटरी मूवमेंट स्टार्ट। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा रखा है, मोटर लगा रखा है जो उसको घुमाता है, ठीक है ना। जब वो घूमेंगे उस क्या कहते हैं कंटेनर के अंदर या वेसल भी कह सकते हैं सिलेंडर के अंदर, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सेडिमेंटेशन, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या है पुश्ड टू दी वॉल्स, दीवारों पे उसके मारे जाते हैं, तो यानी वहाँ से फेंके जाते हैं उसको फोर्स की वजह से, फिर वो नीचे आके क्या होता है बैठते हैं, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। कोई चीज़ ऊपर से धीरे धीरे नीचे आके बैठ रही है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन होता है गैस और लिक्विड का, और फिर ऊपर से गैस और लिक्विड निकल जाते हैं। कोई या तो गैस है तो गैस निकल जाएगी, लिक्विड है तो लिक्विड निकल जाएगी ऊपर, और फिर कहता है सॉलिड कलेक्शन, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे आके जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या है निकाल के अलग कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन पूछा नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, तो क्या कहते हैं लिक्विड या गैस से सॉलिड को निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। या फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, यानी एयर को फिल्टर करना है, या गैस क्या कहते हैं कोई लिक्विड उसको फिल्टर करना है, तो इसलिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे क्या इट इज़ यूज्ड इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, ऑयल और गैस प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। उसमें जो सैंड है, जो क्या कहते हैं बजरी या रेत वगैरह है, उसको क्या है उसको अलग कर लेते हैं उसमें से, तो इस मशीन के ज़रिए से। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर को एक्सप्लेन करना है। तो पहले जानिए कि ड्राइंग क्या होता है। ड्रायर तो ये होगा सुखाएगा, जैसे कि हमने मान लीजिए क्या पाउडर से हमने उसको क्या कि गोलियां बनाई, तो पहले पाउडर में पानी डाला, कोई सॉल्वेंट डाला, ताकि उसको हम थोड़ा सा क्या है या पेस्ट इससे बना ले, तब ना उससे गोलियां बनेंगी। या तो फिर क्या है कई बार ऐसा होता है कि मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन कर देते हैं, लेकिन वेट ग्रेनुलेशन भी होता है, ठीक है, तो उसको सुखाने की जरूरत पड़ती है। या कोई भी हमारे पास चीज़ है, ग्रेन्यूल्स हैं जिसको हमको दवा बनाना है, तो उसको सुखाना, उसके अंदर नमी है, अगर नमी को सुखाएंगे नहीं चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ड्रायर। ऐसा नहीं कि धूप में लाके सुखाएं, आप तो सुखाते रह जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ड्रायर की, ठीक है ना। तो ड्राई करते हैं उसको, क्या करते हैं ड्राई करते हैं, फ्राई नहीं करते हैं बल्कि ड्राई करते हैं। ड्राई करने में सुखाते हैं उसको। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना आपको कि जो भी ऐसे क्या कहते हैं आप जो भी डिवाइसेस हैं, तो चाहे फ्लूइडाइज्ड हो, साइक्लोन हो, हैमर मिल हो, बॉल मिल हो, तो उनका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, पूछे या ना पूछे लेकिन उसको जरूर बना देना वहाँ पे, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक मशीन है जो क्या है किस लिए यूज होती है, जो उसके अंदर नमी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है ना, जो वाटर के कंटेंट हैं उसको निकालने के लिए, ग्रेन्यूल से या पाउडर से। हमारे पास कोई पाउडर उसके अंदर नमी है, या पाउडर से हमने छोटी छोटी गोलियां बना रखी हैं, ठीक है ना। अभी दवा उसके जो टेबलेट फॉर्म में नहीं है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है ग्रेनुलेशन का, उसी को बोलते हैं। तो ग्रेन्यूल्स बना लिए हमने, तो उसको सुखाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये जो मशीन है ये काम करती है फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल पे, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है ना। अब इसका पूरा प्रोसेस में आपको दोनों चीज़ें, इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए और क्या कहते हैं इसका वर्किंग इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। पहले आप वर्किंग देख लेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एयर को यहाँ से लिया, ठीक है ना। एक चीज़ और, उससे पहले यहाँ पे एक जगह होती है, इसको बोलते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रे है या कोई बाउल है या कोई बर्तन है, जिसके अंदर क्या है छोटे छोटे यहाँ पे सुराख हैं, उसको बोलते हैं परफोरेशन। क्या है परफोरेशन है, ये क्या है परफोरेटेड, यहाँ पे लिखा नहीं है, होना चाहिए परफोरेटेड या डिटेचेबल बाउल। डिटेचेबल मतलब जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं फिर अंदर कर देते हैं, और परफोरेटेड मतलब जिसमें क्या है यहाँ पे छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अपना मटेरियल रख दिया जिसके अंदर से हमको क्या करना है मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो यहाँ से हवा आती है अंदर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं, क्या है हीटर है, तो इस हवा को क्या करते हैं वो गर्म कर देते हैं। अब ये गर्म हवा, यहाँ से प्रेशर भी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली आ रही है, प्रेशर भी लगा रहता है, यहाँ पे प्रेशर मशीन लगी रहती है, ठीक है। तो जब हवा आती है इधर, तो इसके नीचे से ऐसे क्या हवा घुसती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं या पाउडर हो सकते हैं या ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, इनको उड़ा उड़ा के ऊपर ले जाती है, ऐसे समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड कर दिया, स्पेस में क्या है सस्पेंड कर रहे हैं, वो स्पेस में टिके हुए रुके हुए हवा उनको उड़ा के ले जा रही है, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा
कई बार मेलों वेलों में एक छोटे से खिलौने आते हैं, उसमें हवा फूंकते रहते हैं, तो छोटी सी बॉल होती है, हवा में ऐसे टिकी रहती है। इधर से हवा क्या है, आदमी फूंक रहा है, उधर हवा में क्या है, वो बॉल टिकी रही है, टिकी रहती है, तो वो क्या कर रही है, सस्पेंडेड है हवा के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, तो इसी को इसीलिए बोलते हैं इसको फ्लूइडाइज्ड, यानी फ्लो कर रहे हैं। हालांकि सॉलिड चीज़ें फ्लो नहीं करती हैं, लेकिन हवा के उसके अंदर ऐसा प्रेशर रहता है कि ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे कोई फ्लूइड क्या है, फ्लो कर रहा हो, इसलिए बोलते हैं इसको फ्लूइडाइज्ड, ठीक है ना। बेड ड्रायर, चूंकि इसके अंदर क्या है, फ्लो, एक क्या कहते हैं, मतलब लिक्विड जैसा फ्लो पैदा कर दिया जाता है सॉलिड के अंदर। अब उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे फिल्टर मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन, फिल्टर मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, या इसको फिल्टर बैग कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से चीज़ें इधर नहीं जाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो छन के इधर आ जाएंगे, बाकी ये क्या है, इसी में घूमते रहेंगे, और हवा चारों तरफ से उनको घेर लेती है। हवा चारों तरफ से क्या करती है, गर्म हवा उनको घेर लेती है जब, तो ये क्या है, जब गर्म हवा उनको घेरेगी तो क्या होता है, उनके अंदर हीट ट्रांसफर होता है, और जब हीट ट्रांसफर होता है, हीट उनके अंदर जाती है, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट निकलता है। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और चूंकि यहाँ से हवा क्या इधर निकलती रहती है, यहाँ पे फैन है जो इसको खींचता रहता है, और हवा क्या इधर से निकलती रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया है, यहाँ पे रास्ता दिखाया जाता है, ठीक है ना। हवा इधर से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे एक होता है जो मतलब कितना हवा यहाँ पे अंदर होना चाहिए उसको रेगुलेट करता रहता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, आसान है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लेना एक बार, और उसको बना लेना। सबसे पहले क्या होगा, गर्म हवा, सबसे पहले हवा आती है, बल्कि वो जो हवा भी आती है ना, वो फिल्टर होके आती है यहाँ से, फिर उसके बाद गर्म होती है, इधर आती है, यहाँ से क्या किया, चीज़ों को उठाया, ये जो चीज़ें रखी हुई है ना, इनको उड़ा के ऊपर लेके गई, और फिर इसमें काफ़ी देर तक उनको क्या ऊपर हवा में रखा, गर्म हवा के अंदर तलते रहते हैं, समझ लो, सूख जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसको जब हवा हम बंद करते हैं, चीज़ें सीधे वापस से यहाँ पे आके गिर जाती हैं, ठीक है ना। कुछ क्या कहते हैं, सॉलिड कुछ पार्टिकल्स जो इधर है वो क्या कहते हैं, हम इस फिल्टर बैग से वापस निकाल लेते हैं, उसको बाहर फेंकना है, यूज़ करना, जो भी करना उसको कर लेते हैं। हवा इधर से पास होती रहती है, इधर से निकलती रहती है। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है, ये डिटैचेबल है, यानी इसको बाहर निकाल लेते हैं, अपना सामान कलेक्ट कर लें, तो हमारा सामान क्या हो चुका है, अब ड्राई हो चुका है। इसको मिक्सिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हवा में ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, तो मिक्स भी हो जाती हैं चीज़ें। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखा आपने कितना आसान है। सबसे पहले हवा को अंदर लाने के लिए जो इनलेट है, इनलेट मतलब जो चीज़ों को अंदर लेके आए, फिर क्या इसमें डिटेचेबल परफोरेटेड बाउल है, ठीक है ना, ये वाला जो जिसमें सामान को हम रखते हैं। हीटिंग सिस्टम है, ये हीटर है जो हवा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो उधर से क्या है, मतलब चीज़ों को, हवा को बाहर निकाल रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम होता है। फिर उसके बाद आउटलेट होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, अपना कलेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सुखाने के लिए, ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है, या मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्रायर किस लिए होता है, ड्राइंग करने के लिए यूज़ होता है। इसको फ्रीज ड्रायर इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि सीधे हीट नहीं देते हैं, पहले क्या करते हैं, चीज़ों को हम ठंडा करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, इतना ठंडा करते हैं, इतना उसको कहते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर लो करते हैं कि वो चीज़ें क्या होती है, जो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या बर्फ़ बन जाए, वो क्या है, आइस बन जाए। और फिर सीधे उस आइस को हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हीट देते हैं कि वो सीधे वो जो आइस है वो बर्फ़ से क्या है, लिक्विड ना बने, सीधे क्या गैस बन जाए। उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है। अब ये जो फ्रीज ड्रायर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सब्लिमेशन पे। किस पे काम करता है, सब्लिमेशन पे। तो सब्लिमेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, अब ये सब्लिमेशन क्या, इसको समझिए। तो मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, ठीक है ना, इस लिक्विड को हम क्या, अगर टेम्परेचर मतलब इसका लो कर देते हैं, टेम्परेचर क्या किया, लो किया, 40 डिग्री तक मान लीजिए कर दिया, -40 तक, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, आइस बन जाएगा, बर्फ बन गया, ठीक है ना, ये बर्फ की सिल्ली बन गई। धनिया मटर चले अब दिल्ली, नल का पानी, बर्फ की सिल्ली बन गई अब। और इसी लिक्विड को अगर हम लोग क्या करें, गर्म करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो 100 डिग्री तक हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, ये गैस बन जाएगा, ये क्या होगा, गैस बन के उड़ने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड, ये हमारा मान लिया मटेरियल, उसके अंदर कोई क्या है, वाटर का कंटेंट है, उसको हम लोग क्या किया, हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम किया तो ये क्या हो गया, इसके वो जो वाटर के कंटेंट है वो क्या हो गए, सॉलिड हो गए, आइस बन गए। अब इस आइस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो पहले क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनता है, ये बर्फ, क्या कहते हैं, गैस बनेगा, भाप बनेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बर्फ को आप गर्म करेंगे तो सीधे उससे भाप नहीं बनेगा, सीधे उससे स्ट्रीम नहीं बनती है, बल्कि क्या होता है, पहले वो लिक्विड में बनेगा, और ज़्यादा हीट देंगे उसको तो क्या होगा, वो आपका भाप बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, हमारा फ्रोजन है,
ठीक है ना, जो जमा हुआ है, जो आइस है, जो हमारे पार्टिकल्स के अंदर है या हमारे किसी भी सब्सटेंस के अंदर है, उसको सीधे इतना हीट देते हैं कि सीधे इसमें आ जाता है, सीधे बर्फ बन जाता है, लिक्विड बनता ही नहीं है, और सीधे क्या होता है, भाप बन जाता है। सीधे क्या होगा, इस बर्फ को हमने क्या इतना हीट दिया कि सीधे ये क्या बन गया, भाप बन गया, स्टीम बन गया, और लिक्विड नहीं बना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो ये इसके क्या है, पूरी ये मतलब ये खोल के ऐसे दिखा रखा है, वरना पूरा जैसे फ्रीज होता है उसी टाइप की एक मशीन होती है। ठीक है ना, तब उसके अंदर क्या होगा, एक रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है ना, ठंडा करने के लिए, उसके अंदर हीट ट्रांसफर करने के लिए हीटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, ये शेल होते हैं, उसमें जो हीट देने के लिए सिस्टम होता है पूरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इसको चीज़ों को इसमें रखा, जो भी हमारा मटेरियल उसको इसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर जो हमारा है यानी फ्रीजिंग सिस्टम, उसको चालू करते हैं। तो -40 डिग्री तक तकरीबन उसको हम ठंडा करते हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फ्रोजन हो जाती है, जम जाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो प्रेशर है उसको निकाल देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो इसके अंदर अब जमी हुई चीज़ है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके भाप बनना था, उसको उतना टेम्परेचर हम देते तब जाके वो भाप बनता है। अगर इसका हम प्रेशर कम कर देते, इसको वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होता है, ये पता चल रहा है कि 40 डिग्री पे ही क्या है, ये भाप बन जा रही है। ठीक है ना, ये चीज़ क्या है, 40 डिग्री पे भाप बन जा रही है। तो ये फायदा होता है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने का। तो हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, इसको हीट दिया। हीट अब हमको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या है, ये सीधे क्या कहते हैं, सॉलिड मतलब आइस से सीधे क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। फिर उस भाप को क्या हम कंडेंसर सिस्टम लगा रहता है, तो वो कंडेंसर क्या करता है, उस भाप को लिक्विड बना के वापस से निकाल लेता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर बना देना, और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही कर लेना। ठीक है ना, और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक प्राइमरी ड्राइंग होती है, फिर सेकेंडरी ड्राइंग होती है। ये सब अगर आपको याद हो सकता तो करना, लेकिन जो मैंने बताया यही मेन इसके प्रोसेस हैं। सबसे पहले चीज़ों को उसमें रखा, उसको ठंडा किया। ठीक है ना, फिर उसके बाद उसके अंदर वैक्यूम बनाया, हवा को उसके अंदर से एयर को निकाल दिया, प्रेशर कम कर दिया। फिर उसके बाद हीट देते हैं, उसमें कभी पहले थोड़ा सा हीट देंगे, फिर उसके बाद क्या है, उसको और ज़्यादा हीट देके पूरा अच्छे तरीके से उसको सुखाते हैं। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। क्यों किया जाता है, मॉइस्चर को क्या है, रिमूव करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो इंजेक्शंस हैं या सोल्यूशन वगैरह हैं, तो उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए, या ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसको सुखाना है, विटामिन हैं, हॉर्मोन्स हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और क्या फूड आइटम्स हैं, मीट वगैरह है, स्वीट्स हैं, या और भी चीज़ें जो पैक्ड आइटम है, उसको सुखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है। गिव सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है। एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके मान लीजिए हमारे पास कोई भी सामान है तो उसको किसी चीज़ के अंदर रखा, इसमें रखा, उसको बंद कर दिया, ये होता है पैकेजिंग। ऐसे ही दवाओं को भी पैक किया जाता है। आपने देखा होगा कि बॉटल्स के अंदर आती हैं, कुछ दवाएं एम्प्यूल्स के अंदर आती हैं, कुछ चीज़ें वायल्स के अंदर आती हैं, छोटी छोटी शीशियों के अंदर आती हैं, कुछ चीज़ें ब्लिस्टर होती हैं। ठीक है, आपने देखा कि वो पत्ते आते हैं दवाओं के, ठीक है ना, कुछ चीज़ें कैप्सूल के फॉर्म में आती हैं। तो उन सबको क्या तरीके से पैक किया जाता है, सबकी एक क्या होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से पैकेजिंग होती है। पहले तो एक मान लीजिए दवा का ही एक पत्ता है, तो पहले तो एक ब्लिस्टर वाला सिस्टम, उसको उसमें पैक कर दिया। फिर उसके बाद उसको क्या छोटे छोटे डब्बे आते हैं कागज़ के, तो उसको उसके अंदर पैक करते हैं, थोड़ा वो सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके बाद उनको कहीं और ले जाना रहता है, बड़े बड़े क्या है कार्टन्स के अंदर उसको क्या है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े गत्तों के अंदर पैक कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या उनको पैक किया जाता है। तो ये पूरा होता है पैकेजिंग, ताकि बाहर की जो चोट है, जो धूप है, गर्मी है, जो सामान को ले जाने में लड़ते भिड़ते हैं, तो उससे उनको क्या है, डैमेज होने से, ख़राब होने से, वेस्ट होने से, बर्बाद होने से बचाया जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। कोई भी पैकेजिंग कर रहे हैं आप, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो चीज़ों के अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है। लिक्विड चीज़ें उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होगा, यानी पैकेजिंग मटेरियल जिसके अंदर हम उसको पैक कर रहे हैं। मान लीजिए सोल्यूशन है, सिरप है, तो उसके अंदर कागज़ के डब्बों में तो पैक नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या, शुड बी इनर्ट। इनर्ट मतलब ये कि वो दवा के साथ में कोई रिएक्शन ना करे। स्टेबल होना चाहिए, नहीं कि आज तो क्या स्टेबल, आज उसको स्टोर कर रहे हैं सही से है, लेकिन कल वो जाके क्या लिक्विड बन जा रहा है खुद ही, तो कहाँ से स्टेबल नहीं है, वो क्या उसको प्रोटेक्शन देगा। ऐसे क्या, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर। वो क्या मॉइस्चर के लिए, कि मॉइस्चर मतलब नमी के लिए रेजिस्टेंट हो। यानी मान लीजिए इसके अंदर हमने दवाओं को रख दिया, ये हमारी गोलियाँ हैं, ठीक है ना,
इसके ऊपर से देखा होगा आपने, कई बार तो क्या है प्लास्टिक की वो रहती है, कई बार कागज की रहती है जो इसके ऊपर चिपका देते हैं, या कई बार क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम वगैरह होते हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए। या मान लीजिए बॉटल्स हैं हमारी, सिरप वगैरह हैं, ठीक है, सिरप वगैरह इसके अंदर हमने रखा, तो इधर से क्या हीट अंदर ना आए, मॉइस्चर अंदर ना आए, एयर ना अंदर आए, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ना आने दे, ऐसा होना चाहिए। और क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, मजबूत हो, यानी थोड़ी बहुत इस पर चोट वोट लग जाए, मान लीजिए रख रहा है इधर उधर जा रहा है, कहीं पर टकरा जा रहा है, गिर जा रहा है, तुरंत टूट ना जाए, ऐसा होना चाहिए। और क्या अगर इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसको वो बर्दाश्त कर सके। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, मारते हैं, ठीक है ना, यानी उसको हीट देते हैं। ऑटोक्लेविंग सिस्टम आता है, जैसे उसके अंदर डाल दिया, अब खूब हीट होती है, तो फिर क्या है उसमें भाप के जरिए से या कई बार गर्म हवा के जरिए से हीटिंग देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो सब मर जाएं, तो उसलिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो क्या कहते हैं स्टेरिलाइजेशन को बर्दाश्त कर सकता हो, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि जैसे मान लिया हमने हीट दिया और पिघल गया उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और उसका यूज़ करना आसान हो, और क्या है केमिकली इनर्ट होना चाहिए, और क्या है लेबलिंग वगैरह उस पर अगर हम करें तो आसानी से वो लेबलिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब क्या कहते हैं इसके लिए मतलब पैकेजिंग के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो ग्लास यूज़ होता है खास तौर से, तो उसमें क्या होता है ग्लास यूज़ होता है। अब तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और मेटल्स यूज़ होते हैं, और रबर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेन चीज़ें हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्लास के बारे में, और इसकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ना है तो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है प्रोटेक्टिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रेजिस्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गैस मॉइस्चर वगैरह वाटर वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना इसके अंदर। और क्या ये मजबूत भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इतना मजबूत होता है कि बम्पिंग और शेकिंग वगैरह को क्या है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो होता है, यानी लड़ गया कहीं गिर गया थोड़ा बहुत, उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग शेप में आते हैं, ये लाइट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, चीज़ों से क्या है चीज़ों को अंदर जो चीज़ें उसको बाहर से भी देख सकते हैं, इसको साफ करना आसान होता है। इनका क्या कहते हैं ऊपर से जो दिखता है लुक बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, अपीयरेंस जो उनका लुक अच्छा होता है, देखने में अच्छे लगते हैं। क्या ये टेम्परेचर को क्या है बर्दाश्त कर लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन को बर्दाश्त कर लेंगे आराम से, ठीक है ना, सह लेते हैं उसको। इनको क्या है सबसे अच्छी बात है रिसाइकिल कर लिया जाता है दोबारा से, ये क्या है इनको यूज़ किया जा सकता है। और क्या है अंबर कलर के जो आते हैं तो उनके उसमें अंदर ना जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल हैं, यानी लाइट के कॉन्टेक्ट में आने से जो चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो उसके लिए अच्छा होता है, उसको उसमें रख देंगे तो वो सेफ रहते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं उसको भी इसके अंदर अगर हम लोग क्या कहते हैं स्टोर करते हैं तो क्या है उसके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में आप क्या स्ट्रॉन्ग एसिड रखेंगे पता चल रहा है कि वो उसके रिएक्शन कर जा रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इसमें नहीं होता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि सारे जो ग्लास सब एक ही जैसे हैं, नहीं, बल्कि अलग अलग टाइप के ग्लास है। जो सबसे बोरोसिलिकेट ग्लास है वो क्या सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे मतलब बेहतर माना जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 वाला। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये क्या है थोड़ा वेट इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इनका कॉस्ट भी जो क्या है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा वेट के बढ़ने की वजह से। ये फ्रेजाइल होते हैं या ब्रिटल भी कह सकते हैं, यानी ये कि तो इसमें टूटने का डर रहता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा चोट आपने मारी एकदम से टूट जाते हैं वो, ठीक है, उससे डैमेज क्या कहता है वर्कर्स को भी इंजरी हो सकती है। इसका पैकेजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्लास्टिक के मुकाबले में, ठीक है ना। और क्या है इट इज़ एक्सपेंसिव इन प्लास्टिक से ज़्यादा ये थोड़ा महंगा होता है। इट मे बी रिलीज अल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, और क्या है मतलब इसको जो भी प्रिपरेशन हमारा एक्वस यानी कि लिक्विड है तो उसके अंदर ये अल्कली छोड़ सकते हैं, यानी उसके अंदर बेस थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं लेकिन होता नहीं है। मतलब क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्मुलेशन के अंदर आ सकते हैं। क्या हो सकता है लीचिंग मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के उसके अंदर गिरे, तो ये हो सकता है, इसके अंदर होता नहीं है लेकिन हो सकता है, चांसेस है, ठीक है ना। ये ग्लास के टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप 1 है वो क्या है बोरोसिलिकेट ग्लास है। टाइप 2 में आता है आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 में आता है आपका रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। और टाइप जो NP है इसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल, इसको पेरेंटल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, टाइप NP नॉन पेरेंटल। तो ये जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास है, ठीक है ना, इसके अंदर सोडा मिला रहता है इसलिए इसको सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। दूसरा प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो प्लास्टिक क्या होता है पॉलीमर होता है लॉन्ग कार्बन चैन का, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे समय तक ये चलता है, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। इसको शेप और साइज देना बहुत आसान होता है, किसी भी शेप में किसी भी साइज में आप इसको बना लेते हैं। और क्या बैरियर प्रॉपर्टी होती है, यानी ये मॉइस्चर के लिए क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हीट के लिए, और क्या कहते हैं
लाइट के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है और क्या है, हल्का वेट होता है इसका, बहुत अच्छी बात है, इसलिए इसका कॉस्ट भी कम पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का, चीज़ें टूटती फूटती नहीं है, ठीक है ना, सस्ता होता है और क्या केमिकल रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है, यानी इनर्ट भी होता है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कई बार केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, इसकी लाइफ क्या है प्लास्टिक की थोड़ी कम होती है ग्लास के मुकाबले में। और क्या स्टेरिलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, अगर ज़्यादा गर्म करते हैं तो प्लास्टिक क्या है पिघल सकते हैं। अब अलग अलग टाइप के प्लास्टिक आते हैं, लेकिन सब प्लास्टिक में क्या है चीज़ों को स्टोर भी नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्या है प्लास्टिक आते हैं जिनको हीट देने पे पिघलेंगे नहीं, कई सारे ऐसे प्लास्टिक भी आते हैं। और क्या है लीचिंग हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिर सकते हैं। अब प्लास्टिक के टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, 5 मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपका क्या है पीई यानी पॉलीथिलीन, ठीक है ना, पॉलीथाइलिन या पॉलीथिलीन याद करिए, एक ये हो गया आपका। दूसरा होता है आपका क्या कहते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, क्या पॉलीप्रोपाइलिन। तीसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का शॉर्ट फॉर्म दे देता है, पूछता है इसका फुल फॉर्म बताइए। और क्या है पॉलीस्टीरीन है। और पांचवा आपका पॉलीकार्बोनेट, क्या है पॉलीकार्बोनेट है, साइक्लिक ओलेफिन कोपॉलीमर्स, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के नाम्स याद कर लीजिएगा, ये प्लास्टिक के नेम्स हैं कुछ, इनको याद कर लीजिएगा। और क्या इसके अलावा मेटल भी यूज होता है पैकेजिंग के लिए। अब ऐसा नहीं कि तीनों का दे, किसी एक का दे देगा, समझ रहे हैं ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या उसके ऊपर एक नोट दे देता है। तो ये क्या होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मालूम होगा ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। दे आर इम्परमिएबल टू लाइट, ये इम्परमिएबल होते हैं लाइट के लिए। इम्परमिएबल मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को आने दे, कुछ चीज़ों को ना आने दे, ठीक है ना, आने दे। लेकिन जब इम्परमिएबल है मतलब किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, तो लाइट को भी नहीं आने देता है, गैस को भी, और क्या मॉइस्चर वगैरह को नहीं आने देता है। दे आर एनफ स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल, ये क्या है बहुत मजबूत होते हैं और क्या टूटते भी नहीं है, ये क्या टूटते भी नहीं है। दे आर लाइटर देन ग्लास, ये ग्लास से क्या है, ग्लास के मुकाबले में क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं। और क्या है, दे अंडरगो इजिली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, इनको स्टेराइल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये भी क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। लेबलिंग इज ईजी ऑन मेटल्स, और मेटल्स के ऊपर लेबलिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये क्या थोड़ा महंगे होते हैं, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, ये महंगे होते हैं। और क्या है इनका कुछ मेटल्स होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे आर रिएक्टिव टू सम केमिकल्स, और कुछ मेटल्स क्या है रिएक्शन कर सकते हैं केमिकल के साथ में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। ग्लास वगैरह में इतना मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे क्या कहते हैं मतलब दवा के अंदर, तो इसकी वजह से हैवी मेटल्स होते हैं कुछ, जिनकी वजह से मतलब बहुत तगड़ा पॉइजनिंग हो जाती है, समझ रहे हैं, टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब कुछ मेटल्स हैं तो इसमें एल्युमिनियम आ जाता है, आपका लेड आ जाता है जो यूज़ होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, टिन यूज़ हो जाता है। तो ये जो क्या कहते हैं जो मेटल्स हैं ये पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। ऐसे रबर भी यूज़ होता है ढक्कन वगैरह बनाने के लिए, ड्रॉपर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर। यहाँ पे इसको ऐसे हटा के कॉमा लगा लीजिए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर एंड सिल्वर्सन मिक्सर, और इसको होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो डबल कॉन ब्लेंडर होता है उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसका वर्किंग और यूजेस, और जो सिल्वर्सन मिक्सर है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डबल कॉन ब्लेंडर। तो क्या कहते हैं डबल कॉन ब्लेंडर या मिक्सर, ब्लेंडर का मतलब मिक्सचर भी होता है, ठीक है ना, जो मिक्स करे, मिक्सर इज ए डिवाइस, ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस या मशीन भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, यूज टू प्रोड्यूस होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर। ये क्या करता है कि दो सॉलिड हैं उन दोनों को बहुत अच्छे से मिलाना। होमोजीनियस मतलब कि एक दूसरे के पार्टिकल्स आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं, ठीक है ना, कि उसमें पता ही नहीं चले कि ये दूसरा पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, बहुत अच्छे से मिला देता है कौन, डबल कॉन ब्लेंडर, ठीक है ना। किस लिए यूज होता है, होमोजेनियस सॉलिड क्या है मिक्सचर बनाने के लिए, दो सॉलिड को क्या है आपस में खूब अच्छे से मिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कई बार लिक्विड को आपस में मिक्स करने की जरूरत पड़ती है, कई बार क्या है पाउडर्स को आपस में मिक्स करने की जरूरत पड़ती है, तो मिक्सचर के लिए डबल कॉन ब्लेंडर यूज होते हैं। और भी कई सारे आते हैं मिक्सर, समझ रहे हैं ना, लेकिन क्या कहते हैं सॉलिड के लिए खास तौर से डबल कॉन ब्लेंडर को यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता क्या है, कुछ है नहीं, समझ लीजिए एक मोटर लगा हुआ है, अब इधर इधर कहीं पे भी एक मोटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, वो इसको घुमाती है, सॉफ्ट है, तो मोटर क्या करे इसको घुमाएगी, सॉफ्ट है। और ये जो क्या कहते हैं ये पूरा शेल है इसका या सिलेंडर है या ये जो दिख रहा है ना ये कोन है,
क्या कौन इसको बोलते हैं, तो इसलिए इसको डबल कौन है तो बोलते हैं डबल कौन ब्लेंडर, ठीक है ना। और ब्लेंडिंग करता है यानी मिक्सिंग का काम करता है, तो इसलिए इसको ब्लेंडर बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ब्लेड्स लगे रहते हैं, समझ रहे हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं। अब ये जब पूरा क्या घूमता है, पूरा घूमेगा तो चीजें तो मिलेंगी ना, इधर उधर टर्बुलेंस होगा, तो ऐसे घूमती रहती है, ऐसे इधर उधर से घूमेंगी तो सारी चीजें इसमें क्या होती है, मिक्स होती हैं। अब इसका करना क्या है, तो यहाँ से इसका लीड है, ढक्कन खोला, इसके अंदर सामान को रखा, ढक्कन बंद किया, स्क्रू टाइट किया और उसके बाद यहाँ से मशीन को चला दिया। मशीन मतलब मोटर को चालू किया। हमने तो मोटर चालू नहीं करते बल्कि बटन दबाते, उसके बाद पूरी मशीन चालू होगी। और जब मशीन चालू होती है तो मिक्सिंग का काम शुरू हो जाता है। 5-10 मिनट जो भी अपना मिक्स किया, जो उसका क्या कहते हैं प्रेस्क्राइब टाइम है, उसके बाद उसको बंद करके ढक्कन खोला, निकाल लिया। तो बहुत आसान, बहुत ईजी क्या है इसका मेथड है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है खास, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कि क्या टम्बलिंग, हाँ ये इसमें आप ये अगर पूछ ले तो आप कह देंगे टम्बलिंग मोशन, यानी इसमें क्या मोशन होता रहता है, घुमाता रहता है ये, ठीक है ना। और चीज़ें क्या आपस में इधर उधर टकराती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो इस तरीके से होता है। कंस्ट्रक्शन क्या मैंने आपको बता दिया, इसका अभी बताया ना कि उसमें कौन्स होते हैं, कंट्रोल शाफ्ट होता है, बीच में मोटर है और एक ब्लेंडर। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसका बेस बना सकते हैं। एक बेस मतलब जो उसको पूरा सपोर्ट दे रहा है, पूरे मशीन को होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे पूरी मशीन टिकी रहती है, तो एक बेस बना दीजिए उसमें। और अगर बढ़ाना चाहें तो इसमें स्विच होते हैं ना, कंट्रोलर, जो क्या कहते हैं, जिसको हम स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका वर्किंग क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे, यानी पाउडर, उसका ढक्कन खोला और जो भी पाउडर मटेरियल वगैरह जो कुछ भी उसको उसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद क्या था, रोटेशन होता है, यानी उसके अंदर अब हम क्या करते हैं, उसका क्या कहते हैं, बटन चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या मोटर स्टार्ट करता है घूमना। और जब मोटर रोटेट करता है तो शाफ्ट भी रोटेट करता है। और फिर क्या पूरा वो जो वेसल है, जो पूरा कोन है उसका पूरा समझ रहे, पूरा सिलेंडर जो है उसका, जो उसका पूरा कोन है या वेसल है, वेसल उसका जो पूरा शेल है, जब वो पूरा घूमता है तो फिर इसमें क्या है, मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, जो हमारा टाइम है उसको फिक्स होने के बाद उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो भी आप समझ गए हैं कि चीज़ों को मिक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पाउडर वगैरह को मिक्स करना, टेबलेट बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए पाउडर को मिलाना आपस में, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसे क्या है, केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स इंग्रेडिएंट जो हैं उनको मिलाने के लिए। और क्या है, पाउडर वगैरह को क्या है, पाउडर टू वेट मिक्सचर मिक्सिंग, ठीक है ना। पाउडर उसको वेट मिक्सिंग यानी थोड़ा सा उसको गीला करके मिक्स करना है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन खास तौर से इसको सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कहते हैं सिल्वर्सन मिक्सर या होमोजेनाइजर भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका काम भी क्या है, मिक्सिंग का है। ये पाउडर को भी मिक्स कर सकता है, लेकिन इसको खास तौर से यूज़ किया जाता है ये दो लिक्विड को। जैसे कि मान लीजिए दो चीज़ें हैं जो आपस में मिल नहीं रही हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर है और ऑयल है, पानी और तेल नहीं मिल रहा है, तो इस मशीन के जरिए से इनको क्या खूब तेज घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, मिलते हैं। ये क्या करता है, जो क्या कहते हैं ऑयल के मतलब पार्टिकल्स इनको तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना देगा, तो वो फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं पूरे पानी के ऊपर, समझ रहे हैं ना। डिस्पर्शन होता है ना, यानी उसको फैलना हम लोग बोलते हैं। तो ये होता है इमल्सिफिकेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है ना, इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है या इमल्शन क्या होता है। तो जब दो न मिलने वाले, उसको बोलते हैं टू इमिजिबल, जो आपस में मिल नहीं रहे हैं उनको मिलाया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो उसके लिए हम लोग डिवाइस जो यूज करते हैं वो होता है हमारा सिल्वर्सन मिक्सर, इमल्सिफायर भी बोलते हैं इसको, इमल्सिफायर देख रहे हैं, इसको होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। और इमल्सिफायर यानी ये इमल्सिफिकेशन करा देता है, दो न मिलने वाली चीज़ों को आपस में मिला देता है, और मिलने के बाद वो अपने हालत में स्टेबल रहें, यानी वो मिले हुए फॉर्म में रहें, अलग अलग ना हो, उसके लिए हम लोग डाल देते हैं उसके अंदर सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब ये कि ये किस फोर्स पे, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो ये करता है शेयरिंग फोर्स पे। शेयरिंग फोर्स मतलब कटिंग, ये काटता है, ठीक है ना। ये शेयरिंग फोर्स मतलब चीज़ों को काटता है। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है कि ये जो क्या कहता है आपका सिल्वर्सन मिक्सर है, ये किस स्पीड पे चलता है। तो ये इसको हम क्या है, मतलब अलग अलग स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन हम इसको कहाँ तक ले आ सकते हैं, 8000 आरपीएम। कितना, 8000 आरपीएम, यानी एक मिनट के अंदर 8000 बार ये घूमेगा, ठीक है ना। रोटेशन पर मिनट, हर मिनट में कितना बार घूम रहा है, 8000 बार ये घूम सकता है। इसको आप अलग अलग स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन और भी हो सकता है और भी तेज आ गए हों, लेकिन ये नॉर्मली जो यूज होता है इतनी स्पीड इसकी हो सकती है। 8000 एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था ये शायद।
ठीक है। तो इसका पूरा आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका बता दूं आपको। तो यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर है। यहाँ पे इसका ये शॉफ्ट है, ठीक है ना, शॉफ्ट दिख रहा है आपको। फिर क्या है, इसका ये स्टैंड वगैरह है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको। और ये क्या है, यहाँ पे इमल्सिफाइंग हेड, ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये हेड एक ऐसा बना हुआ है। इसके अंदर ब्लेड भी आप अलग से यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये तो ऐसे है, लेकिन इसमें एक पत्ती सी लगी रहती है, जैसे पंखा होता है ना, ऐसे ही पंखी सी लगी रहती है उसमें, वो घूमती बहुत तेज, ठीक है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मोटर है इसके अंदर, और क्या है, मिक्सिंग शॉफ्ट है, ये शॉफ्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना। अब ये काम क्या करेगा, घूमेगा, ये क्या है, घूमेगा तो पूरे को क्या करेगा, मिलाएगा। तो प्रोसीजर इसका आसान है, ठीक है ना। मिक्सिंग हेड है। अब मिक्सिंग हेड क्या है, हेड्स कैरी ब्लेड्स, इसमें ब्लेड्स होते हैं, ठीक है ना, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग, जो कि मिक्सिंग कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें ना उस हेड को क्या कहते हैं, जो मिक्सिंग हेड है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए ये सॉफ्ट है, ये हेड है, तो ज़रूरत पड़ने पे जैसे मान लीजिए आपका सामान कम है तो उसको और नीचे कर दिया, तो इसमें ऊपर नीचे करने का सिस्टम होता है। सामान आपका ज़्यादा तो उसको बीच में रखेंगे आप, वो जो क्या कहते हैं मिक्सिंग हेड है, समझे। तो इसको ऊपर नीचे करने का सिस्टम होता है बहुत सारी मशीनों के अंदर, ताकि उसको ज़रूरत के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें। स्पीड रेगुलेटर होता है, ठीक है ना, आराम क्या कहते हैं, किस स्पीड पे आपको चलाना है उसको रेगुलेट करने के लिए। और क्या, अप डाउन कंट्रोल बटन होता है ऊपर नीचे करने के लिए। वर्किंग क्या है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले मटेरियल को उसके अंदर रख दिया, वेसल, याद रखिएगा किस में रखते हैं, वेसल, जो उसका बर्तन है, जो कंटेनर है, ठीक है ना, उसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद मोटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको जिस स्पीड पे आप चाहें क्या कहते हैं ऑपरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिक्सिंग का काम शुरू हो जाता है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी देर आपको चलाना है उसको चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी इसमें काम करता है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसमें काम करता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया शेयरिंग फोर्स, ये दोनों फोर्स काम करते हैं और उसको खूब तेज़ घुमाते हैं। तो उसके जो क्या कहते हैं, जो मान लीजिए जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो जैसे ऑयल और क्या कहते हैं वाटर है, तो ऑयल के जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं, ऑयल है जो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, वो काट देता है, ठीक है ना, और फिर क्या उनको आपस में मिक्स कर देता है, उसको पूरे को फैला देता है वाटर के हर मॉलिक्यूल तक। तो ये इस तरीके से क्या है, ये काम करता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, तो इसका यूज़ होता है क्रीम्स बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, लोशन बनाने के लिए, इमल्शन बनाने के लिए। खासतौर से इसका नाम देख रहे हैं इमल्सिफायर है, तो इमल्सिफायर है तो इमल्शन भी बनाएगा, बाकी सब चीज़ें तो बनाएगा ही। क्या है, इनको तो मिक्स ही करना है बस। इसको क्या है मिक्स, इसको क्या करना है, हम लोग मिक्स करने के लिए या इमल्सिफाइंग के पर्पस के लिए भी इसको हम लोग यूज़ कर देते हैं। एंड होमोजेनाइज द लिक्विड एंड पाउडर, और लिक्विड और पाउडर्स हैं, अगर दो लिक्विड हैं उनको होमोजेनाइज करना है, यानी खूब अच्छे से मिक्स करना है, दो पाउडर्स को मिक्स करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको क्या है यूज़ करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है उसको बताना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको बताना है, बॉल मिलके और हैमर मिलके। तो साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज को छोटा करना, रेडियस मतलब छोटा करना। आपके पास ये एक पार्टिकल है या दो है मान लीजिए, इसको आपने क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है। अब इसको कैसे करते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, आप मिल के अंदर ले आते हैं, गेहूं को पिसवा देते हैं, तो क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है। इसको भी हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया, तो ये क्या हो रहा है, हमारा साइज रिडक्शन हो रहा है। अब किसी भी तरीके से हो साइज रिडक्शन हो रहा है। हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, तो क्या करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं। केमिकल्स आते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, जूसेस आते हैं, वो सब क्या करते हैं, साइज रिडक्शन कराते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के छोटा छोटा कराते हैं, तो क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है। उसका अलग नाम भी है, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन साइज जब छोटा हो तो उसको बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। तो साइज रिडक्शन आपको समझ में आ गया। इसको क्यों कराया जाता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसका जो सरफेस एरिया वो कम है, इसमें बहुत सारे क्या है सरफेस एरिया मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आसान हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं ना, रिएक्शन कराने के लिए दूसरे सब्सटेंस के साथ में, और भी कई सारे इसके सरफेस एरिया का बहुत महत्व है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, या फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के अंदर। इससे क्या होता है, इसका मिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी अब इसको हम लोग बड़े बड़ों को मिक्स करेंगे तो वो उतनी आसानी से मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि छोटे छोटों को मिक्स करना आसान होता है। मिक्स करने मतलब हर पार्टिकल के पास में हर दूसरे का पार्टिकल पहुंच जाए। मान लीजिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके पास हर एक के पास एक पार्टिकल पहुंच रहा है, तो ये होता है मिक्सिंग, समझ रहे हैं ना। तो वो इसी कंडीशन में मतलब मुमकिन है, वरना मान लीजिए एक आपके पास बड़ा है एक छोटा है, तो आप कर ही नहीं सकते हैं उनको दोनों को अच्छे से मिक्स।
तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग साइज रिडक्शन, इसलिए कि सिर्फ इसीलिए, बल्कि इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं साइज रिडक्शन कराते हैं। ऐसे क्या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, रिएक्शन करने का जो उसका पावर है समझ लीजिए वो बढ़ जाता है उसके अंदर, उसका सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अगर इसको हम लोग पानी के अंदर घोलें या किसी सॉल्वेंट के अंदर घोलें और इसको घोलें तो कौन जल्दी घुलेंगे, ये छोटे वाले घुल जाएंगे। तो ये भी इसका एक फायदा होता है। इससे हमको सेम साइज के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इसका क्या है, एक्सट्रैक्शन आसान हो जाता है। इसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है इतने आसानी से नहीं निकलेंगे, बल्कि इसके अंदर से अगर हम लोग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इनका पार्टिकल्स छोटा हो चुका है। इसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे, अंदर घुसेंगे और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने अंदर डिजोल्व करके बाहर ला पाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और इसका फायदा ये भी होगा कि जब ये पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, अगर आप उसको पाउडर के फॉर्म में ही दवा यूज कर रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं इफेक्ट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, समझ रहे। इसके मुकाबले में ये पहले जाएंगे, डाइजेस्ट होंगे, काफी टाइम लगेगा, बहुत सारी एनर्जी भी लॉस होगी। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, पहले से टूटे छोटे छोटे से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकल के फौरन काम करना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहते हैं इफेक्ट भी बढ़ जाता है इनका, ठीक है ना, यानी कि फार्मास्यूटिकल इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हैमर मिल के बारे में। ये हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा। हैमर मिल और क्या कहते हैं आपका जो बॉल मिल है, ये दोनों यूज होते हैं किस लिए, साइज रिडक्शन के लिए। मिल है तो मिल करते हैं, पीसते हैं, तो ये हैमर मिल है तो इसको हैमर मिल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हैमर लगे रहते हैं। हैमर मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है ना, हथौड़े जैसी चीज रहती है और उसमें आके पार्टिकल से टकराते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हैमर मिल। तो ये भी एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है। किस काम के लिए, साइज रिडक्शन के लिए, समझ रहे हैं ना। अब ये ध्यान रखिएगा, एक होता है साइज सेपरेशन, एक होता है साइज रिडक्शन। तो अब इसमें कंफ्यूज आते हैं बच्चे कौन सी मशीन किस में यूज होती है, तो ऐसे साइज सेपरेशन को अलग करना, अब देखना भाई इसमें कौन सी मशीनें यूज होती हैं। उसके बाद साइज रिडक्शन को अलग करना, उसमें देखना कि भाई कौन सी मशीनें यूज होती हैं, ठीक है ना। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पे या इम्पेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पेक्शन पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, इम्पेक्शन पे काम करता है। इम्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे चीज को, कोई एक सामान है जो दूसरे सामान को क्या बहुत फोर्सफुली, बहुत क्या कहते हैं ताकत के साथ में हिट कर रहे, उसको बोलते हैं इम्पेक्शन। तो इसमें होता यही है कि जो हैमर्स लगे रहते हैं इसके अंदर, हैमर मिल के अंदर, वो सामान को क्या है, जो भी हमारा मटेरियल इसको पीसना है उसको बहुत तेज, बहुत जोर से, बड़ी फोर्सफुली क्या है हिट करते हैं। तो क्या कहते हैं ये किस पे काम करता है, प्रिंसिपल याद रखिएगा, इम्पेक्शन पे। इसी का प्रिंसिपल ज्यादा पूछता है, इसका पूछ लेता है, बॉल मिल का पूछता है, और किसका पूछता है, साइक्लोन सेपरेटर का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। इन्हीं का ज्यादा, तीनों का ज्यादा पूछता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और एक और फ्रीज ड्रायर जो सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्रीज ड्रायर किस पे काम करता है, सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इन्हीं तीन चार का ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो इम्पेक्शन पे आप इम्पेक्शन लिखिए या इम्पैक्ट लिखिए, इम्पेक्शन लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये आपका क्या स्ट्रक्चर है इसका देख लीजिए। तो ये आपका क्या हैमर मिल है, ये ऊपर से पूरा पैक है, इधर से इसका सामान लाने की जगह इसको बोलते हैं होपर। क्या बोलते हैं, होपर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देख लेना स्पेलिंग डबल पी है या नहीं है, थोड़ा याद, हाँ है, तो इसको हॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। हॉपर इसके मटेरियल में डाल दिया, ये कंट्रोलर है कितना इधर अमाउंट जाए, इसको क्या आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये इसका कितना अमाउंट अंदर भेजना है उससे आप इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका अंदर का शॉफ्ट है, ये अंदर का शॉफ्ट है और इसी के साथ में ये क्या है आपके हैमर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हैमर लगे हुए हैं। अब सामान अंदर आता है, अब इनके कांटेक्ट में आता है, ये घूम रहे हैं, खूब तेज घूम रहे हैं, तो हिट करते हैं तो उनका साइज क्या होता है, रेड्यूस होता है, टूटता है। और यहाँ पे ना ये नीचे क्या है, एक तरीके से सीव्स है, क्या सीव्स है, स्क्रीनर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, स्क्रीन या स्क्रीनर, जो चीज़ों को छाने, क्या है, जो चीज़ों को छान के अलग करे। अब इसमें क्या होता है, जिसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है वो नीचे गिर जाता है, जो बड़ा रहता है वो फिर अभी क्या है उसकी कुटाई होती रहती है। फिर जिसका साइज छोटा हो गया वो नीचे गिर जाता है, फिर भी जो बड़ा रहता है वो कुटाता रहता है उसके अंदर, उसके अच्छे से क्या होती है, अभी उस पर हिट कर रहा है आके वो हथौड़ा। ऐसे ही जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है ना, उसकी कुटाई हो जाती है। बड़ा समझने का मतलब ये कि अपने दिमाग के अंदर उसने बड़कपन भर रखा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमेशा आदमी को ना थोड़ा सा क्या कहते हैं हम्बल होकर रहना चाहिए। जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा झुक के रहते हैं, उनके अंदर अकड़, उनके अंदर वो बोलते हैं ना घमंड,
सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वो शिकार नहीं होते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना अपने लाइफ में ना, तो अपने अंदर से ये चीज़ों को निकाल देना चाहिए, वरना कुटाई होती रहेगी। छोटे बन के रहोगे, बड़ी आसानी से ज़िंदगी आसान से गुजर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, सब कुछ करना है। किसी भी पोस्ट पे रहो आप, अकड़ नहीं आना चाहिए आपके अंदर, तकब्बुर उसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, तकब्बुर नहीं आना चाहिए आपके अंदर, बड़कपन नहीं आना चाहिए। सिंपल से रह के आप बहुत आसान सी, बहुत प्यारी सी जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है ना। और जब आदमी किसी एक के अंदर, जब क्या है ये वाली बुराई, बहुत बड़ी बुराई है, जब किसी के अंदर वो आती है ना, तो पूरा सिस्टम को खराब करता है। वो अकेले उसके अंदर वो समझे तरीके से पॉइजन है, जहर जो घुस गया है, पूरे सिस्टम को खराब करेगा। वो कहीं भी रहेगा, थोड़ी सी उसकी कोई, किसी ने उसको थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया, एकदम से लड़ाई कर लेगा। अपना एक बनाया था, मेरा ये स्टेटस है। जब दिमाग में वो स्टेटस घुसा रहता है, मैं तो इस स्टेटस का आदमी हूँ, बाकी सब तो लोअर स्टेटस के हैं, ये मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं आऊँ तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, मैं बैठूँ तो तभी बैठना है, मैं अगर खड़ा रहूँ तो सबको खड़ा ही रहना है, मेरे पीछे पीछे चलें, कोई मेरे पूछे बगैर मुझसे बात ना करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको निकाल देना चाहिए। ये आपको अपने आप में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं ना, उनके दिल से और दिमाग से आप पूछेंगे तो आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खराब, बहुत घटिया, बहुत बेकार आदमी होंगे। इसलिए अगर लोगों से कि ना, आपको चाहिए कि लोग आपको चाहें, आपसे प्यार करें, आपसे क्या है, लव करें, तो आपको चाहिए कि आप ना हम्बल बन जाइए। जो अहले ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं, सुराही सर निगों होकर भरा करती है पैमाना। देखते हैं किसी को पिलाना हो कुछ, आपको अपने आप से किसी को कनेक्ट करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को पिलाते हैं ना, सुराही बोलते हैं, जिसके अंदर अब तो चलते नहीं है। सुराही क्या है, जिसके अंदर शराब है या कोई शरबत है या पीने वाली कोई चीज़ है, पानी है, तो उसको वो उसी वक्त, मतलब अपना उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसी वक्त वो क्या, गिलास के अंदर, कटोरे के अंदर, उसी वक्त आप उसको डाल सकते हैं। जब झुकाएंगे, बिना झुकाए नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को ना हम्बल करके, अपने आप को छोटा करके रखना है। चाहे वो आपके टीचर्स हों, आपके दोस्त हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी हैं, सबके साथ अपने आप को हम्बल बना के रखिए। हमेशा खुश रहेंगे, हर आदमी आपको रिस्पेक्ट देगा और दूसरों को आप रिस्पेक्ट दीजिए। ये थोड़ी बहुत बातें होनी चाहिए हमारे समाज में ना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। बड़ों की इज्जत क्या होना, छोटों का कैसे, मतलब छोटों के साथ कैसा मतलब प्यार करना, मोहब्बत करना, किन चीज़ों को वैल्यू देना, कहते हैं ना वैल्यू एजुकेशन, हमारे सिस्टम से ख़त्म होती जा रही है बिल्कुल। तो सिर्फ वैल्यू, सारी वैल्यू हमने किसको दे दिया, पैसे को दे दिया। ये बहुत गलत चीज़ है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो बड़ा होता है वो कुटाता रहता है, उसकी पिटाई होती रहती है, उसको हैमर्स हिट करते रहते हैं। छोटे जो होते हैं वो नीचे आके इधर सेटल डाउन हो जाते हैं, आराम से रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा क्या है समझिए, कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गया और इसका फंक्शन भी समझ में आ गया, वर्किंग भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, समझ रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको रिसीवर बोलते हैं, जो प्रोडक्ट निकल रहा है आप प्रोडक्ट डाल देंगे। और ये जो सामान हम डालते हैं, जिसको हमको क्या कहते हैं, पीसना, उसको बोलते हैं फीड। क्या बोलते हैं उसको? फीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? फीड बोलेंगे। तो याद रख लीजिएगा इसको, और कुछ चीज़ें हैं नहीं इसमें। और अगर आपको बढ़ाना तो इसका एक बेस बना लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। बस एक बेस बना लेंगे तो हो जाएगा आपका हैमर मिल। इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको पढ़ लेना थोड़ा। अब इसका क्या, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इस हैमर मिल को हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं? तो इट इज़ सुटेबल टू मेक पाउडर ऑफ बार्क। जो बार्क होते हैं, समझ रहे हैं, मान लीजिए पेड़, उसका छिलका उतार लिया हमने, तो वो एक तरीके से बार्क होता है, छाल होता है। रूट जो क्या कहते हैं, जड़ होती है, पत्तियां हैं, या कोई सॉलिड मटेरियल है, तो इनसे हमको पाउडर बनाना है, समझ रहे हैं ना। आयुर्वेदिक में देख लीजिए खास तौर से, तो क्या उसका पाउडर बनाने के लिए हम लोग हैमर मिल को यूज़ करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदिक में ही हो, यूनानी में हो या दूसरे में, बल्कि आप अंग्रेजी दवाओं में, एलोपैथिक मेडिसिन में भी देखेंगे तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं तो बिना पाउडर बनाए थोड़ी निकलेगा। पाउडर बनाने के बाद उससे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी यूज टू क्रश फाइबरस मटेरियल बाय यूजिंग कट ब्लेड्स। उस हमने देखा हैमर के अंदर, हमने देखा उस मशीन के अंदर क्या हैमर लगे हुए हैं, वहाँ पे हमने ब्लेड अगर लगा दें, वहाँ पे अगर हम लोग क्या है ब्लेड लगा दें, तो जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं कुछ ना, जो चिपकते हैं थोड़े से, जो आराम से कटते नहीं हैं, जो फाइबरस मटेरियल हैं, तो उनको भी क्या है हम लोग इसके ज़रिए से क्या है उनके पार्टिकल को रिड्यूस कर सकते, उनको क्या है साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस मशीन के ज़रिए से।
सबका हम पाउडर इसका बना सकते, इसके ज़रिए से हम लोग सारी चीज़ों का पाउडर बना सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों का हम लोग क्या बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये कि कुछ मॉडरेट यानी कोर्स पाउडर बना सकते हैं सब चीज़ों का, यानी थोड़े खुरदुरे पाउडर बना सकते हैं। अब बाकी एकदम सारी चीज़ों का फाइन पाउडर इससे नहीं बनेगा। हाँ, कुछ सॉलिड वाली चीज़ें उनका तो बन जाएगा, जो स्टिकी मटेरियल्स हैं, जो क्या कहते हैं फाइबरस हैं, तो उनका नहीं बनता है। दूसरी जो मशीन है जो क्या कहते हैं साइज रिडक्शन के लिए यूज़ होती है, आपके सिलेबस में जो दे रखा है तो उसमें है वो क्या है, बॉल मिल। क्या है, बॉल मिल। तो ये भी क्या करता है, साइज रिडक्शन का काम करता है। अब इसके यहाँ पे दो मशीनें दिखा रखी हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है जो आसान सा है, समझ रहे हैं ना। इसकी दोनों चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये किस पे काम करता है, तो ये भी इम्पेक्शन पे और क्या है, एट्रीशन पे काम करता है। दो प्रिंसिपल पे काम करता है ये, ठीक है ना, इम्पेक्शन और एट्रीशन। इम्पेक्शन आपको समझ में आ गया कि कोई चीज़ है इनको हिट कर रही है, और एट्रीशन क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो आपस में हिट कर रही हैं, एक दूसरे से ऊपर नीचे जा रही हैं, रगड़ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी ऊपर से सीढ़ियों पे से गिरता है तो उसकी हड्डियां टूटती है कि नहीं टूटती हैं, समझ रहे हो ना। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से समझिए कि वो इधर उधर टकरा रहा है, तो वो हो रहा है एट्रीशन, समझ, टर्ब्यूलेंस जिसको बोलते हैं, टर्ब्यूलेंस। अब इसमें क्या है, इसमें बॉल्स भी हैं, वो तो सामान को आपस में हिट कर रही हैं। उसके अलावा क्या होता है, इसमें जो चीज़ें वो आपस में टकरा रही हैं, इसकी वॉल से टकरा रही हैं, तो इसको बोलते हैं एट्रीशन। तो दो प्रिंसिपल पे काम करता है, किस पे, इम्पेक्शन पे और एट्रीशन पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल आपने इसके अंदर डाल दिया, ढक्कन खोला, मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। उसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉल्स, स्टील के या और भी दूसरे क्या कहते हैं मेटल्स के हो सकते हैं। तो बॉल्स होते हैं बहुत सारे, स्टील के बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे बॉल्स होते हैं। इसके अंदर सामान को रखा, ढक्कन बंद किया, मोटर लगा हुआ इसको यहाँ पे, ठीक है ना, घुमाने के लिए मोटर है। तो ये इसका शॉफ्ट है, इसके साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, दोनों साइड में मोटर हो या एक साइड में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, इसको हमने बंद किया, अब ये घूमना शुरू करता है, ये देख रहे हैं ना। और इसका यहाँ से क्या है, होपर, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी इसका होपर हमने बना दिया है, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, हम लोग घुमाते हैं, और जब खूब जोर से इसको घुमाया जाता है तो ये जो बॉल्स हैं ना ये भी घूमते हैं, और फिर जो मटेरियल इसके अंदर वो उनके बीच में आके टकराते हैं। जैसे कि दो बॉल्स से उनके बीच में आके टकराया, 3-4 बॉल्स से एक साथ में आके टकरा रहे, उसके बीच में मटेरियल टकरा रहा है आके, तो ये टकराते रहते, इसमें आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जब टकराते हैं तो फिर क्या होता है, वो आपस में उनका साइज रिडक्शन होता है। तो दो फोर्स काम करते हैं इनका। तो आसान सा कंस्ट्रक्शन है, और इसका क्या है, वर्किंग है, समझ रहे हैं ना। वर्किंग क्या है कि जब इसके अंदर सामान हमने फिल कर दिया, अब क्या है, मटेरियल्स क्या मशीन को क्या कहते हैं चालू करते हैं। जब मशीन चालू होती है तो इसका जो क्या कहते हैं शॉफ्ट है वो घूमता है, शॉफ्ट के साथ में इसका जो वेसल है, ये सिलेंडर भी बोल सकते हैं, वेसल बोल सकते हैं, जो इसका कंटेनर है जिसके अंदर मटेरियल है वो घूमना शुरू करता है। इसके अंदर कोई ब्लेड वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ बॉल्स होते हैं। बॉल्स जानते हैं ना, गेंद, बॉल्स छोटे छोटे, ये गेंद से बॉल्स स्टील के होते हैं, वो भी घूमते हैं उसके अंदर, और फिर चीज़ें उसके बीच में आती हैं, टकराती हैं, और फिर क्या होता है, उनका साइज रिडक्शन होता है। ये इतनी सी बात है इसके अंदर। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल भी देख लीजिए आप, लिखा हुआ इम्पेक्शन और एट्रीब्यूशन, या एट्रीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और एट्रीशन बोलिए इसको, आप एट्रीशन लिखेंगे चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल, तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, सिलेंडर हो गया इसके अंदर जिसमें सामान हम लोग रखते हैं, उसके अंदर बॉल्स होते हैं, ड्राइवर सिस्टम यानी उसका मोटर जो घुमाने वाला होता है, इनलेट और आउटलेट चीज़ों को डालने के लिए और निकालने के लिए दो रास्ते उसके हो गए। तो इतनी सी बात है। वर्किंग आपको बता दिया मैंने। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। इट इज, चाहे एप्लीकेशन पूछे चाहे यूज़ पूछे, आप यही लिखेंगे, ठीक है ना, बात एक ही है। तो इसको क्या करते हैं, वेरी फाइन पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किस काम के लिए, जो हैमर मिल होता है उससे वेरी फाइन पाउडर नहीं बनता है, लेकिन इससे क्या वेरी फाइन पाउडर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो क्या कहते हैं, जो मटेरियल बहुत ज़्यादा स्टिकी है, जो बहुत ज़्यादा फाइबरस हैं, जो हैमर मिल उस पर काबू नहीं पा रहा, उसको बहुत छोटा पार्टिकल नहीं बना पा रहा है, वो चिपक जा रहे हैं इधर उधर, ठीक है ना, वो हिट नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, तो वो भी इसके अंदर क्या होता है, बहुत आसानी से क्या है, पाउडर बन जाते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, जो ड्राई हो या वेट मटेरियल हो, चाहे सूखा हो चाहे गीला मटेरियल हो, किसी भी टाइप का मटेरियल है, उसको क्या कहते हैं, मतलब मिल करने के लिए, उसका साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। और जो आपका क्या कहते हैं हैमर मिल होता है ना, वो क्या कहते हैं ड्राई को बहुत अच्छे से करता है, वेट वाले को यानी जो गीला मटेरियल है उसको, उसका साइज रिडक्शन उसके ज़रिए से इतना अच्छा नहीं हो पाता है और नहीं कर पाता है वो। और क्या, दीज मिल्स आर यूज टू ग्राइंड पाउडर फॉर ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटरल, इसको पेरेंटल भी आप कह सकते हैं, लेकिन पेरेंटरल कर लीजिए। पेरेंटरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारा जीआईटी के अलावा जो भी रूट्स होते हैं दवा को एडमिनिस्टर करने के लिए,
तो उसके ज़रिए से जो भी दवाएं दी जाती है सब पेरेंटरल में आती हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए से उन पाउडर्स को भी बनाया जाता है जो ऑप्थेल्मिक यानी आंखों में यूज़ करने के लिए जो पाउडर होते हैं, तो बहुत पार्टिकल साइज उनका छोटा होगा, बहुत बारीक पार्टिकल होंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं पानी में डालते एकदम घुल जाते हैं बहुत आसानी के साथ में, बहुत पार्टिकल साइज उनका बहुत छोटा होता है। तो उस काम के लिए भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं, हैमर मिल को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप भी थक गए होंगे 1 घंटा इसको कंटिन्यूसली देखते हुए। तो अब जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इससे 2 दिन पहले ही मैंने पैड ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दी थी। तो आप भी अगर क्या कहते हैं उसको ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पैड ग्रुप जो है, तो उसके लिए आपको क्या 100 रुपीज़ पे करना है मेरे इसी नंबर के अंदर। मेरे इसी नंबर पे मेरा नंबर है 969448050523, ठीक है ना। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ये 5 है। तो इसी नंबर पे आप पे करके मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको इस पूरे सिलेबस यानी 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, और जैसे जैसे ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज वो भी आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे इसका मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसके भी मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, समझ रहे हैं ना। तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको सारे कंप्लीट नोट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, अगर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपके लिए है सिर्फ 50 रुपये, ठीक है ना। 50 रुपये आप इसी नंबर पे करके मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे कि मैं फर्स्ट ईयर के, यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिए मुझे फर्स्ट ईयर के चाहिए, वरना मुझे बार बार पूछना पड़ता है फर्स्ट ईयर के चाहिए या सेकेंड ईयर के चाहिए। तो आपको अगर फर्स्ट ईयर के चाहिए तो लिख दीजिए सर मुझे फर्स्ट ईयर के IMPs चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की आपकी जो सीरीज बनती रहेगी आपको उसमें क्या है देते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे लोगों का एक अलग ग्रुप रहेगा जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले हैं, जैसे जैसे प्रिपेयर होता रहेगा उनको क्या ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा मैं, ठीक है। तो आपके लिए थैंक यू सो मच। SR फार्मेसी चैनल को एजुकेशन के लिए अपने एग्ज़ाम के लिए चुनने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत प्रार्थना है गॉड से, मालिक से, ईश्वर से कि सबके अच्छे मार्क्स आएँ, सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और अपनी खुशियों के अंदर, अपनी दुआओं के अंदर, अपने क्या कहते हैं प्रेयर्स के अंदर हमें भी याद करिए, और जब पास हो जाइए तो मिठाई ज़रूर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी पास हो जाए अच्छे नंबरों से और उससे लगे कि मैंने उसके लिए कुछ किया है तो मिठाई ज़रूर भेज देना, ठीक है ना। एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।